दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने कंप्लीट पॉलिटी की रिवीजन शुरू की है, जिसमें हमने पार्ट 1 कर लिया है। ठीक है, और वहाँ पे हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो अनुसूचियाँ की थी। ठीक है, कि अनुसूचियाँ आपकी पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों? राज्यों का पुनर्गठन हमारा टॉपिक रहेगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले एस के धर आयोग बनाया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था दोस्तों? एस के धर आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन होता था उसका विरोध किया गया। ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्यों का अलगाव करना सही बात नहीं होगी। तो इस बात को जब बताया गया, घोषणा की गई कि ऐसा नहीं हो सकता, तो लोगों ने और ज्यादा विरोध करना शुरू किया। ठीक है, तो उस बात की पहचान करने के लिए, पता लगाने के लिए प्रॉपर एक समिति बनाई गई। ठीक है, जिस समिति को क्या कहा गया? JVP समिति। कौन सी समिति बनाई? JVP समिति। तो इनमें कौन थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये इस समिति में 3 सदस्य थे। इनको काम सौंपा क्या गया था कि आप पता लगाइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो इन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर सही नहीं होगा। परंतु बाद में इस बात को सुनते हुए बाद में प्रधानमंत्री नेहरू ने, ठीक है, एक क्या था, एक रामोलू नाम का था व्यक्ति, ठीक है, इसने ना अनशन शुरू कर दिया था। तो ये जब अनशन पे बैठा रहा तो 52 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो प्रधानमंत्री नेहरू थे उस टाइम पे, उन्होंने रामोलू की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश राज्य की अलग से घोषणा कर दी। यानी कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये। ठीक है, और इसकी जो तारीख है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो राज्य बना था वो 1 अक्टूबर 1953 में बना था। आंध्र प्रदेश कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, और ये भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया था? एस के धर आयोग। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब हुआ इसका? 1953 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष? फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। इसमें और भी सदस्य थे, 2 और सदस्य थे। कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और एम पणिक्कर। ठीक है, कौन थे? एम पणिक्कर। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है दोस्तों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, क्या आएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। ये आपका 1956 में आया। ठीक है, देखो, आयोग बना 1953 में, अधिनियम आया 1956 में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब यह अधिनियम आया 1956 में, उस टाइम क्या था दोस्तों? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद जब बने तो 1954 की बात है। 1954 में आप सभी जानते हो कि जो पांडिचेरी वाला हिस्सा है, ठीक है, वो फ्रांस का था। किसका दोस्तों? फ्रांस का था। तो फ्रांस ने भारत को सौंप दिया था कब? 1954 में। पांडिचेरी किसने सौंपा? फ्रांस ने। किसको सौंपा? भारत को। कब सौंपा ये? 1954 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आप सभी जानते हो कि गोवा के ऊपर सबसे पहले पुर्तगालियों ने, गोवा के ऊपर सबसे पहले दोस्तों पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। ठीक है, सबसे पहले कब्जा हुआ गोवा के ऊपर और सबसे बाद में इसको आजाद कराया गया। ठीक है, तो गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया कब? 18 दिसंबर 1961 को। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, 18 दिसंबर 1961 को गोवा को। और जो पांडिचेरी था दोस्तों वो 1954 में था। उसके बाद आपने पढ़ा है कि जब संविधान बना उस टाइम संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, अनुसूचियां 8 थी, वो 12 बनी थी। अब देखिए कि जो ये 22 भाग थे, इस भाग में क्या कुछ आता है, पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाग नंबर 1, मैंने क्या बताया कि अनुसूची 1 और आपका अनुच्छेद 1 और भाग 1, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं बताएगा। इसमें केवल ये बताएगा कि जो भारत है वो संघ और राज्य है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका एक संघ है। ठीक है, क्या है ये? राज्य और
केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है ये, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद कितने आए दोस्तों? 4, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 अनुच्छेद किसमें आएंगे? भाग नंबर 1 में। उसके बाद भाग नंबर 2 कौन सा है दोस्तों? भाग नंबर 2, ये आपका 5 से 11 अनुच्छेद तक चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा? 5 से 11 तक। और इसमें आपकी नागरिकता बताई जाएगी। अच्छा, आपकी नागरिकता है वो कौन सी है? एकल नागरिकता, जो कि आपकी कहां से ली गई थी दोस्तों? ये यूके से ली गई थी, इंग्लैंड से, ठीक है। कहां से ली गई थी? ये इंग्लैंड से ली गई थी, ठीक है। उसके बाद भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 ये आपका काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है यहां से प्रश्न। जैसे आया क्या इसमें कि मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग नंबर 3 में क्या आते हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार आते हैं। और मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ये यूएसए से, अमेरिका से लिए गए हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 6, ठीक है। कितने हैं मौलिक अधिकार आपके? 6। पहले कितने थे? 7, ठीक है। तो एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो आपके मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आते हैं? ये 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक। देखो, 1 से 4 भाग नंबर 1, 5 से 11 भाग नंबर 2, और 12 से 35 भाग नंबर 3। तीसरे में क्या आएगा? मौलिक अधिकार आएंगे। उसके बाद भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 में देखिए क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ये कहां से कहां? ये 36 से 51 तक आएंगे। कहां से कहां तक आएंगे? 36 से 51 तक आएंगे। अच्छा, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, तत्व थे, ये कहां से लिए गए थे दोस्तों? आयरलैंड से। कहां से लिए गए थे? ये आयरलैंड से। कल पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में। जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी, लास्ट वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा, ठीक है, वो एक बार जाकर पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपके आने वाली चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद आगे देखिए, आता है भाग नंबर 4 का ए पार्ट, यानी कि क भाग, ठीक है। तो इसमें आपके आते हैं मूल कर्तव्य। क्या आएंगे दोस्तों? मूल कर्तव्य। और जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, ये आपके अनुच्छेद नंबर 51 के क भाग में है। किसमें है? 51 के क भाग में क्या आपके मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आपके रूस से, ठीक है। कहां से लिए गए हैं? ये रूस से आपके मूल कर्तव्य लिए गए हैं, 51 के क भाग में। उसके बाद भाग नंबर 9, भाग नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 9। अब इसमें क्या है दोस्तों? पंचायती राज। क्या आएगा? पंचायती राज। पंचायती राज आपका 243 के अंदर आएगा। किसमें आएगा पंचायती राज? 243 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो पंचायती राज है, पंचायत का गठन, ये आपका अनुच्छेद नंबर 40 में आएगा, ठीक है। पंचायत का गठन किसमें आएगा? 40 में। और पंचायत वैसे 2 अनुच्छेद लगा लो आपकी, एक तो 40 याद रखना है आपको, दूसरा 243 याद रखना है। और भाग नंबर 9 में आता है ये, ठीक है। उसके बाद भाग नंबर 10, भाग नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 10 आएगा, ठीक है। अब 10 में क्या आता है? SC ST क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? SC ST क्षेत्र आएगा, ठीक है। क्या आएगा? SC ST क्षेत्र आता है, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 244 में आएगा। किसमें आएगा? 244 में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग नंबर 12, भाग नंबर कौन सा दोस्तों? 12। इसमें क्या आएंगे? आपके वित्त और संपत्ति, ठीक है। वित्त और संपत्ति, जो आपके जैसे वित्त विभाग है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, वो अभी आपका 7वां जो मौलिक अधिकार था वो है ये, ठीक है। तो जो आपका क्या था दोस्तों? ये 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हैं दोस्तों ये आपके मौलिक अधिकार? ये अब आएंगे 6। कितने आएंगे? 6 आएंगे, ठीक है। तो जो 7वां था वो संपत्ति का अधिकार था, जो हटाकर अब अनुच्छेद नंबर 300 के क भाग में रख दिया है, ठीक है। किसमें रखा? 300 के क भाग में रखा है। तो भाग नंबर 12 में क्या आया? वित्त और संपत्ति। उसके बाद ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, भाग नंबर 15, ठीक है। भाग नंबर 15 आपका क्या आएगा? इसमें निर्वाचन, इलेक्शन, चुनाव, ठीक है। तो निर्वाचन आता है भाग नंबर 15 में। 324 से लेके 329 तक, ये जो आर्टिकल है दोस्तों 324, ये पहले भी आ चुका है पेपर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाग नंबर 15 में निर्वाचन है, और 324 से लेके 329 अनुच्छेद तक है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे भाग नंबर 17, भाग नंबर क्या आएगा दोस्तों? 17, ठीक है। तो भाग नंबर 17 में क्या रहा? राजभाषा। क्या रहेगी? राजभाषा। और इसका अनुच्छेद भी जरूरी है 343, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? ये भाग नंबर 17। और इसमें आएगा क्या? राजभाषा आती है। अनुच्छेद कौन सा है? 343 है। भाग नंबर 18 क्या रहेगा? भाग नंबर 18। तो इसमें आपातकालीन उपबंध है। क्या रहेगा? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं?
जर्मनी से, ठीक है। कहां से ली गई है ये? जर्मनी से। आपातकालीन शक्तियां दोस्तों कहां से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई हैं। और ये आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360 तक है। कहां से कहां तक है ये? 352 से लेकर 360 तक। क्लियर यहां तक? उसके बाद भाग नंबर 20 महत्वपूर्ण है, मैंने ये उसमें लास्ट पार्ट में बताया था। भाग नंबर 20 में आता है आपका संविधान संशोधन। क्या आएगा दोस्तों? संविधान संशोधन आएगा, जो कि आपका 368 अनुच्छेद में है। किसमें है? 368 अनुच्छेद में। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपकी कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली गई है दोस्तों? ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका काफी जरूरी है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। उसके बाद आपका मौलिक अधिकार कौन सा आएगा? मौलिक अधिकार अभी आपने देखा था कि भाग नंबर 3 में आता है। मौलिक अधिकार किसमें आएगा दोस्तों? आपका भाग नंबर 3 में। तो पहले इसका भाग याद रखा आपने, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आते हैं इसमें 12 से 35। अनुच्छेद कहां से कहां तक आएंगे दोस्तों? इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद आएंगे। और आपको ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। राष्ट्रपति कहां से लेंगे? तो ये भी अमेरिका से। और ये उपराष्ट्रपति, वो भी महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी आपकी अमेरिका से ली गई है। अब इसमें बताया गया कि पहले आपके जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे दोस्तों? 7 थे। अब कितने हैं यहां पर? ये 6। अब कितने हैं? 6। सातवां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था। तो इसको हटा दिया गया। अब ये कैसा है? कानूनी अधिकार, ठीक है। तो जो ये हटाया था दोस्तों, वो कैसे हटाया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक 42वां संशोधन हुआ, तो वो 1976 में हुआ। उसमें प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। और वो 1976 में हुआ। इसी प्रकार मैंने क्या बताया था कि यहां पर एक आएगा 44वां संशोधन, जो कि आपका 1978 में होगा। तो इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर ये से मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया। और इसको रखा किसमें गया? 300 के क भाग में। किसमें रखा गया? 300 के क भाग में इसको रख दिया गया, ठीक है। तो अब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, उनको देखिए कि वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है समता या फिर समानता का अधिकार। कौन सा आएगा? समता या फिर समानता का अधिकार। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, 14 से लेके 18 तक। कहां से कहां तक रहेंगे दोस्तों? ये 14 से लेके 18 तक, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा रहेगा? स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो रहेंगे 19, 20, 21 और 22। इसमें जो अनुच्छेद नंबर 21 रहेगा दोस्तों, ठीक है, वो बहुत जरूरी रहेगा। उसकी चर्चा हम आने वाले टाइम में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये रहेंगे 23 और 24 में, ठीक है। 23 और 24 में जो बाल नियोजन वगैरह होता है, ठीक है, बच्चों से काम ना कराना, तो वो इसमें ही आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है। चौथा आता है दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा रहेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की, प्रचार करने की, ठीक है, उन चीजों की प्रॉपर स्वतंत्रता है, ठीक है जी। तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक आता है। कहां से कहां तक आएगा? 25 से 28 तक आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आते हैं आपका शिक्षा का अधिकार, ठीक है। आगे क्या रहेगा? 5वां आता है आपका शिक्षा का अधिकार, और ये आपका 29 और 30 में आता है। इसमें आएगा ये 29 और 30 में। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी, किसी भी कॉलेज में, किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, या कोई भी अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर पे छठा मौलिक अधिकार। ये सबसे जरूरी है दोस्तों, आपका काफी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो ये कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा रहेगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अनुच्छेद नंबर 32 में है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका 6ठे नंबर का मौलिक अधिकार है। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे आगे क्या थे आपके? नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या थे दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आपके भाग नंबर 4 में आते हैं। ये कहां से कहां तक थे? 36 से लेके 51 तक। कहां से कहां तक थे ये? 36 से लेके 51 तक थे। और कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ये आयरलैंड से। कहां से लिए गए?
आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इनको कोई भी न्यायालय लागू नहीं कर सकता, न्यायालय लागू नहीं कर सकता। ठीक है, वैधानिक शक्ति इनको प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये दोनों बातें अच्छी हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या देखिए, न्यायालय लागू नहीं कर सकता, और दूसरा पॉइंट क्या है कि वैधानिक शक्ति इनको प्राप्त नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं आगे मौलिक कर्तव्य की तरफ। तो मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं दोस्तों? 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। और ये कहां से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं दोस्तों? रूस से मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं 42वें संशोधन 1976 में। ठीक है, कौन से? 42वें संशोधन 1976 में। पूछा जाता है क्वेश्चन क्या कि जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो ये क्या आएगा आपका? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसमें आएगा दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। उसके बाद आगे भाग नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, 51 के क भाग में। किसमें आएंगे? 51 के क भाग में आते हैं ये। ठीक है जी, उसके बाद संख्या 11वां जो जोड़ा गया था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या था इसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक मतलब शिक्षा प्रदान कराना। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना, ये किसमें था? ये कर्तव्य है हमारा 11वां कर्तव्य है। ठीक है, और ये जोड़ा कब गया? 2002 में। कब जोड़ा गया था दोस्तों? ये 2002 में 86वां संशोधन था। क्या था? 86वां संशोधन 2002 में। क्या कहा गया इसके तहत? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाए, जरूर दी जाए। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, आगे आती है आपकी संघीय कार्यपालिका। क्या रहेगी? संघीय कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, इसमें कंप्लीट मंत्री जो भी होते हैं मंत्रीगण, ठीक है, वो सब आ जाते हैं। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। परंतु वास्तविक जो कार्यपालिका है वो किसके निहित होती है? प्रधानमंत्री के। यानी कि संचालन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के। परंतु कार्यपालिका का प्रमुख किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है जी, उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? देश का प्रथम नागरिक। सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन, देश का पहला नागरिक कौन है? तो आप क्या कहोगे? राष्ट्रपति। ठीक है जी, संवैधानिक प्रधान होता है ये। क्या होता है? संवैधानिक प्रधान। उसके बाद राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 35 यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष का होता है। कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति यानी अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। कौन होगा? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति संबंधित, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब है कौन कौन से? सबसे पहले 54 अनुच्छेद। 54 में क्या है दोस्तों? चुनाव। याद कैसे रखोगे? देखो, च से चुनाव और च से 54। 54 में क्या रहेगा? चुनाव रहेगा। उसके बाद 58 में योग्यता। 58 में क्या रहेगा? योग्यता। 58 में क्या रहेगा दोस्तों? राष्ट्रपति की योग्यता। उसके बाद 60 में शपथ दिलाएंगे। 60 में क्या होगा? शपथ। उसके बाद 61 में महाभियोग लगता है। ठीक है, और यह लगता है कि जब संविधान का उल्लंघन किया जाए, ठीक है, उसी कंडीशन में लगता है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग क्या प्रोसेस है? राष्ट्रपति को हटाने की। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाना होता है तब भी महाभियोग ही लगाया जाता है। और ये आपका कहां से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद नंबर कौन सा है दोस्तों? 72। 72 में क्या आपका? क्षमादान। 72 में क्या होगा? क्षमादान होगा। ठीक है, मतलब इसमें आप सजा माफ कर सकते हो किसी की भी। ठीक है जी, उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 108, जिसमें क्या है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। यानी कि जब आपकी लोकसभा और राज्यसभा इनमें कोई बिल पास होना होता है परंतु मतभेद हो जाता है, ठीक है, तो तब इनको समझाने के लिए, सुलह कराने के लिए एक तरह से राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। परंतु उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता। उसकी जो अध्यक्षता होगी दोस्तों वो लोकसभा स्पीकर करेगा। ठीक है, कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और ये संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के तहत है? 108 के तहत।
ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे आता है आपका 123 अनुच्छेद। इसमें अध्यादेश जारी होते हैं, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं होते तब राष्ट्रपति बिल पास कर सकता है, उसी को अध्यादेश कहा जाता है। ये अनुच्छेद नंबर 123 के तहत है, ठीक है। और ये जब एक बार हो जाता है तो ये 6 महीने तक रहेगा, 6 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा बन जाने चाहिए, ठीक है। तो अध्यादेश कौन से में है? 123 में 6 महीने के लिए जारी होता है। फिर आते हैं आपके महत्वपूर्ण, कौन कौन से आएंगे? 352, 356 और 360। 352, 356 और 360 ये आपके आपातकालीन शक्तियां जो कि आपकी जर्मनी से ली गई हैं। तो 352 में क्या है देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात किसमें है? 352 में। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब बाहर से कोई देश आक्रमण कर दे या युद्ध हो जाए किसी के साथ, तो आपका 352 अनुच्छेद लगेगा, राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगता है। किसमें लगेगा? ये पूरे देश में। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये लगेगा किसी राज्य में, जब कोई राज्य की सरकार विफल हो जाए चलाने में, ठीक है, तब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और आप सभी जानते हो कि हरियाणा में कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 67 में, ठीक है, 77 में और 91 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लग चुका है। ये सीईटी मेंस में ग्रुप 57 में भी आया था क्वेश्चन अभी, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे आता है 360 में। 360 में आता है आपका वित्तीय आपात। 360 में क्या आएगा दोस्तों? वित्तीय आपात आपका 360 में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, पहले राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे एस राधाकृष्णन। दूसरे कौन से थे? एस राधाकृष्णन थे। और ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक है। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे एस राधाकृष्णन, जो 2 बार आपके उपराष्ट्रपति भी बने हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। और वर्तमान में कौन है महिला? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला, ठीक है, राष्ट्रपति है। और अगर काउंटिंग के हिसाब से बात करें तो ये 15वीं महिला राष्ट्रपति है, ठीक है जी। उसके बाद मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? जाकिर हुसैन। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे, उसके बाद आता है आपका उपराष्ट्रपति। क्या आएगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और आपका अनुच्छेद नंबर कौन सा होता है उपराष्ट्रपति के लिए? 63। कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 63 होता है, ठीक है। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति। ध्यान से सुनिए इस बात को। सभापति होते हैं परंतु राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं परंतु राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे, इनकी शपथ कौन कराएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ कराएंगे और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आगे देखिए कि राष्ट्रपति अगर ना हो अपनी पोस्ट पे तो उसके बाद उपराष्ट्रपति उस पोस्ट को संभालेंगे, ठीक है। और ये 6 महीने की अवधि तक संभाल सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उसको संभालेंगे और ये 6 महीने के लिए संभाल सकते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों आपके? एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन आपके पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन से हैं आपके उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे कौन है? प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। क्या होते हैं? बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति और शपथ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति और जो मंत्री होते हैं वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उनके बीच में कड़ी होती है
प्रधानमंत्री, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये मंत्रिमंडल के बीच में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सेतु का काम करते हैं। कैसा काम करेंगे दोस्तों? ये सेतु का काम करते हैं एक तरह से। पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू आपके पहले प्रधानमंत्री थे और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, ठीक है। लगभग कितना था ये? 16 वर्ष 9 महीने। कितना था दोस्तों ये? 16 वर्ष 9 महीने, ठीक है। उसके बाद दूसरे आए लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे कौन आए दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तीसरे इंदिरा गांधी। तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? इंदिरा गांधी। या फिर आप ये कह सकते हो कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी, ठीक है जी। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। वैसे तीसरा रैंक है इनका, तीसरे नंबर पे थी, ठीक है। उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो आपके, वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। और ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। क्या थे ये? सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। अच्छा क्वेश्चन बनता है, आ भी सकता है ये, ठीक है। तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। उसके बाद लोकसभा का सामना न करने वाले चौधरी चरण सिंह है। याद कैसे रखोगे? देखो लोकसभा में जो नहीं गए, यानी उन्होंने अपने चरण नहीं डाले लोकसभा में, इसलिए चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए। अविश्वास, यहीं से याद रखने, देखो इसमें विश्वास है और यहां पर भी नाम में भी विश्वास है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है जी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो कौन है? राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री आपके। सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र कितने दिन का था दोस्तों? 13 दिन का। कितने दिन का था? केवल 13 दिन का था। उसके बाद राज्यसभा सदस्य जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे उनकी संख्या थी दोस्तों 4। कितनी थी? 4, ठीक है। तो कौन कौन थे वो? एक बार देख लीजिए उनको। सबसे पहले इंदिरा गांधी। सबसे पहले कौन थे? इंदिरा गांधी, जो राज्यसभा के सदस्य थे और फिर वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। दूसरे एच डी देवगौड़ा। दूसरे कौन से थे? एच डी देवगौड़ा। तीसरे आई के गुजराल और चौथे मनमोहन सिंह। पहले इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल और मनमोहन सिंह। ये आपके क्या थे दोस्तों? राज्यसभा के सदस्य जो डायरेक्ट क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। चलिए उसके बाद आगे अब आती है आपकी संसद, ठीक है। क्या आती है? संसद। तो संसद के लिए आपके एक इनके ना अनुच्छेद याद करने की ट्रिक है, सरल। क्या है दोस्तों? सरल, ठीक है। स से संसद, आपको काउंटिंग कहां से लिखनी है? 79 से, फिर 80, ठीक है, और फिर आगे 81, यानी संसद आपकी ये 79 में आएगी। फिर राज्यसभा आपकी 80 में और लोकसभा आपकी 81 में, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये अनुच्छेद याद कर लेने हैं। उसके बाद आगे यहां पर लिखा भी है कि संसद के 3 भाग होते हैं। संसद के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन से होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। जो लोकसभा है दोस्तों 81 अनुच्छेद में है, राज्यसभा 80 अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति आपके काफी अनुच्छेद बताए थे मैंने, ठीक है। 54 बताया था, 58 बताया, 60 बताया, वो सभी राष्ट्रपति के थ्रू आते हैं। तो उसके बाद आगे लोकसभा में बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए आप कह सकते हो आपकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। 25, 30 और 35, 5-5 साल बढ़ाकर। उसके बाद कार्यकाल लोकसभा सदस्य का होता है 5 वर्ष, राज्यसभा का होता है 6 वर्ष और राष्ट्रपति का होता है 5, यानी कि 5, 6, 5, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रख लेना। उसके बाद जो लोकसभा का गठन हुआ दोस्तों वो हुआ 17 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ, ठीक है। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल को 1952 में, यानी कि राज्यसभा पहले नंबर पे बनी और लोकसभा आपकी दूसरे नंबर पे बनी। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल को और लोकसभा का हुआ 17 अप्रैल को, ठीक है।
लोकसभा की सीटें कितनी 552, कितनी सीटें हैं दोस्तों 552 सीटें, और राज्यसभा कितनी सीटें हैं 250 सीटें। अब वर्तमान में कितनी है 543 सीटें, वर्तमान में कितनी सीटें हैं दोस्तों 543 सीटें हैं, ठीक है। अब यहां पर होता क्या कि 543 सीटें में 530 राज्यों से आती हैं, ठीक है, और इनमें ना 2 एग्लो इंडियन चुने जाते थे। क्या होते हैं दोस्तों 2 एग्लो इंडियन चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु अब इनको हटा दिया गया, ठीक है, यानी कि अब ये नहीं चुने जाते, ठीक है। किसके द्वारा चुने जाते थे वैसे ये राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में अगर पूछे कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं तो ये है दोस्तों 245, कितनी सीटें हैं 245 सीटें हैं। कैसे होती हैं, राज्यों से आती हैं 229 सीटें, राज्यों से कितनी आएंगी 229, ठीक है, इसमें 245 में। केंद्र शासित प्रदेशों से आई है 4, केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी आई है 4, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कितने होते हैं 12, ठीक है, जो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, साहित्य क्षेत्र, खेल क्षेत्र, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं 12 सदस्य। अगर पूछे राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा 12, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे आपके पास क्या आता है कि आप का जो लोकसभा होता है, क्या होता है लोकसभा जो होता है वो आपका प्रथम सदन होता है। क्या होगा दोस्तों प्रथम सदन होता है। और जो राज्यसभा होता है ये आपका द्वितीय सदन होता है। लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन होता है, ठीक है। ये आपका लोकसभा अस्थायी होता है, यानी कि इसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, राज्यसभा स्थायी सदन है आपका, ठीक है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्पीकर कहा जाता है। अब कौन है वर्तमान में ओम बिड़ला, ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष कौन है ओम बिड़ला, और यही है वो जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो सभापति होते हैं वो ही इसके अध्यक्ष हैं, और सभापति कौन है उपराष्ट्रपति, ठीक है, यानी वर्तमान में कौन है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है जी। उसके बाद धन विधेयक जो होता है हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है, बाकी जो विधेयक होंगे वो दोनों में आते हैं चेक करने के लिए, ठीक है, परंतु धन विधेयक केवल किस में रहेगा लोकसभा में। किस में रहेगा दोस्तों ये लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक है। उसके बाद राज्य के हिसाब से अगर हम बात करें तो राज्य में क्या होता है, जैसे केंद्र में संसद है वैसे ही राज्य में क्या है दोस्तों राज्य विधान मंडल, उसमें भी 3 अंग थे, इसमें भी 3 अंग है। कौन कौन से, लोकसभा की जगह पे विधानसभा, राज्य सभा की जगह पे विधान परिषद, और राष्ट्रपति की जगह पे क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तीनों को याद कर लेना है। सबसे पहले विधानसभा का जो अनुच्छेद है वो 170 है, विधानसभा का अनुच्छेद कितना रहेगा 170, ठीक है। उसके बाद आपकी विधान परिषद का जो रहेगा वो रहेगा 169, विधान परिषद का कितना रहेगा दोस्तों 169 रहेगा। और राज्यपाल जो आएंगे आपके वो आएंगे 153 में, किसमें आएंगे राज्यपाल 153 में, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आयु की बात करें, जैसे उसमें थी 25 30 35 वैसे इसमें है वही सीरीज सेम 25 30 35। कार्यकाल उसमें क्या था 5 6 और 5 का, तो ऐसे ही यहां पर है 5 6 और 5 वर्ष। क्लियर है, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद जो आपकी विधानसभा है ये 28 राज्यों में, कहां पर है दोस्तों 28 राज्यों में है, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। कहां कहां पर है दोस्तों ये 28 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। और जो विधानमंडल है ये केवल आपकी 6 राज्यों में है। विधानमंडल कितनों में है, ये विधान परिषद किसमें है दोस्तों 6 राज्यों में रहेगी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, तंबाकू, ठीक है, क्या रहेगी दोस्तों तंबाकू, ठीक है, यानी टी से तेलंगाना, टी से क्या रहेगा दोस्तों तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र रहेगा, बी से बिहार रहेगा, ए से आंध्र प्रदेश रहेगा, फिर के से कर्नाटक और यू से यूपी। तो ये 6 राज्य हैं जहां पर आपकी विधान परिषद है, ठीक है। उसके बाद आगे अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है विधान सभा की, तो इसके लिए हो सकती है अधिकतम 500। अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं दोस्तों 500 हो सकती हैं, और कम से कम कितनी सीटें हो सकती हैं 60, ठीक है। कम से कम विधानसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं
60 सीटें हो सकती है, मैक्सिमम 500 हो सकती हैं। परंतु देखिए यहां पर अपवाद क्या है इसका, सिक्किम में केवल 32 सीटें। सिक्किम में कितनी है दोस्तों, 32 सीटें। सबसे कम सीटें कहां पर है, सिक्किम में। और मिजोरम गोवा में 40 सीटें। ठीक है, सबसे ज्यादा सीटें, ये आपको याद रखने की, सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। और ये आप सभी जानते हो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं दोस्तों, 403 सीटें। कितनी रहेंगी, 403 सीटें। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, अगर हम विधान परिषद की बात करें जो केवल 6 में है, उसमें क्या कंडीशन होती है, अधिकतम विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। मान के चलो कि अगर आपकी 300 सीटें हैं विधानसभा में, ठीक है, तो इसके 1/3 कितना होगा दोस्तों, 100। तो ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, अधिकतम तो ये लिमिट है। परंतु कम से कम की लिमिट दी गई है इसमें 40। ठीक है, कि कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए, उससे कम पे विधान परिषद नहीं बन सकती। जैसा आप सभी जानते हो कि हमारे पास विधानसभा में टोटल हरियाणा में कितनी है, 90 सीटें हैं। कितनी है, 90। अगर हम इसका 1/3 करें तो ये आएगा 30, जो कि 40 से कम होता है, इसलिए हरियाणा में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इसका अपवाद क्या है, देखिए जम्मू कश्मीर 36। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है, 36। अब तो नहीं है ये, अब तो 6 में है केवल, पहले था। ठीक है, उसके बाद जैसे लोकसभा निम्न सदन था, वैसे ही विधानसभा भी निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। और ये वाला आपका जो विधान परिषद है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, उच्च सदन और स्थायी सदन। इस साइड राज्यपाल को देख लीजिए। राज्यपाल क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, सेनापति होता है, वैसे ही राज्यपाल आपका क्या होगा, राज्यपाल क्या होगा दोस्तों, जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं जो, ठीक है, उनका क्या होता है ये, तो उनका कुलपति होता है। ठीक है, क्या होगा, उनका कुलपति। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है, विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा आ सकता है पेपर में। उसके बाद अध्यादेश जारी होता है 213 के अनुसार। राष्ट्रपति करता है 123 में। ठीक है, और राज्यपाल करता है 213 में। यानी कि आपको पहले 2 ही डिजिट बदलनी है, 3 वैसे ही, 2 आगे और 1 बीच में। तो ये किसका बन जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश बन जाएगा। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद यहां पर जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जैसे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर क्षमादान कर सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी क्या कर सकता है, 161 के तहत क्षमादान कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखिए, यहां पर जो सदस्य होते हैं 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। कितने दोस्तों, 1/6 सदस्य, जो भी टोटल होंगे उसका 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। चलिए अब आगे मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री क्या होता है, आपका अनुच्छेद नंबर 163 में आता है। किसमें आएगा, अनुच्छेद नंबर 163 में आता है। आगे शपथ और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा शपथ और नियुक्ति होती है। बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का क्या होता है दोस्तों, नेता होता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री। वैसे तो जो हेड है वो राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल है, परंतु प्रधानमंत्री प्रयोग करता है जैसे, तो वैसे ही यहाँ पर राज्य में कौन करेगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे केंद्र राज्य संबंध। क्या आएगा दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो केंद्र और राज्य संबंध यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, तो किस प्रकार से, ये आते हैं आपकी 7वीं अनुसूची में। किसमें आएंगे, 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन दिया गया। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो संघ सूची केंद्र सरकार के द्वारा चलती है, राज्य सूची ये आपकी राज्य सरकार के द्वारा चलेगी। समवर्ती में दोनों कर सकती है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों चला सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इसके विषय देख लीजिए। संघ सूची में क्या आता है, रक्षा, विदेशी मामले, ठीक है, वायुयान, जनगणना इत्यादि आपके संघ सूची में है। राज्य सूची के विषय कौन से, पुलिस, कृषि, सिंचाई, वन,
कारागार, ठीक है, ये सभी किसमें आएंगे, राज्य सूची में। फिर तीसरे समवर्ती सूची, इसमें समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और इसके जो विषय रहेंगे वो क्या रहेंगे, समाचार पत्र, क्या रहेंगे, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा इत्यादि, ठीक है। यानी कि आपकी जो शिक्षा है वो, जनसंख्या नियंत्रण है वो, ठीक है, समाचार पत्र है वो, ये सभी आपके किसके विषय रहेंगे, समवर्ती सूची के। कहां से ली गई है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद आगे आगे आते हैं आपका अंतरराज्य परिषद, क्या रहेगा, अंतरराज्य परिषद। ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे, अंतरराज्य परिषद कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा 263 में। किसमें होगा दोस्तों, ये 263 में होता है। अब इसका काम क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना, यानी कि मजबूती बनाना दोनों के बीच में, वह अंतरराज्य परिषद का काम, ठीक है। और इसकी अंतरराज्य परिषद की जो स्थापना हुई दोस्तों वो 1990 में हुई थी। कब हुई थी, 1990 के अंदर हुई थी। और वर्ष में 3 बार इसकी बैठक होती है। कितनी बार होगी दोस्तों ये बैठक, 3 बार इसकी बैठक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या आएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसकी जो स्थापना हुई 1952 में हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सेंट्रल लेवल पे है तो प्रधानमंत्री, ये राज्यों के बीच में है देखो, ठीक है। तो यहां पर कौन है, प्रधानमंत्री, और अन्य सदस्य होते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं वो भी काम करते हैं साथ में मिलकर, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे लोक सेवा आयोग, क्या है दोस्तों, लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1926 में। कब हुई थी, 1926 में हुई थी। और ये विधि आयोग की सिफारिश पर हुई थी। किस पर हुई, विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। और आप सभी जानते हो कि हरियाणा का जो पहला कॉलेज था वो भी आपका 1926 में बना था, ठीक, कब बना था, 1926 में बना था, ठीक है। आगे सदस्यों की संख्या देखिए, इसमें टोटल सदस्य होते हैं 11। कितने सदस्य होंगे, 11 सदस्य, 10 अन्य होते हैं और एक मुख्य अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो मुख्य अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो कौन है, मनोज सोनी। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है कौन है दोस्तों, मनोज सोनी है। और इन सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि जो भी पहले हो जाए वो, ठीक है। तो 6 साल या फिर 65 वर्ष तक आपका लोक सेवा आयोग का कार्यकाल होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है दोस्तों, वो देख लीजिए आप एक बार। यह आता है इसमें कि सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी। इसमें नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका नाम आएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये सिविल सेवा की नींव रखने वाले थे और भारतीय सिविल सेवा के जनक, ठीक है। क्या कहा गया इनको, भारतीय सिविल सेवा के जनक। उसके बाद प्रथम भारतीय आईएएस, प्रथम भारतीय आईएएस, ये कौन है दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में बने थे। कब बने थे, 1863 में बने थे। तो ये तो हुआ आपका लोक सेवा आयोग। अब इसके बाद पढ़ते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये जैसे हरियाणा में है एचपीएससी, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और जो एचपीएससी ये यूपीएससी वाला है उनमें राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। परंतु राज्यपाल देखो नियुक्त कर सकता है, हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता। कार्यकाल यहां तक ठीक है, 6 वर्ष, उसमें भी 6 था, यहां पे भी 6 है, परंतु यहां पर कितना 65 की जगह पे 62 वर्ष है। लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष है और यहां पर कितना है दोस्तों, 62 वर्ष। कितना है, 62 वर्ष होगा, क्लियर। उसके बाद आगे चलिए, कुछ प्रमुख आयोग हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आयोग कौन सा है, नीति आयोग। कौन सा आयोग है दोस्तों, नीति आयोग। तो नीति आयोग यानी कि NITI, फुल फॉर्म क्या रहेगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो यह आएगा 1 जनवरी 2015 में। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। पहले जो उपाध्यक्ष थे
वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे। अगर वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुमन बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? देखिए स्टार्टिंग में पहले जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ थे वो कौन थे? अमिताभ कांत। और वर्तमान में जो है वो कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, वर्तमान में कौन है दोस्तों? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, ये नीति आयोग के क्या है? आपके सीईओ। ठीक है, उसके बाद जो ये नीति आयोग बना इसको पहले क्या कहा जाता था? योजना आयोग। क्या कहा जाता है दोस्तों? योजना आयोग। ठीक है, और इसकी स्थापना योजना आयोग की कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, उसके बाद पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आप सभी जानते हो कि प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और इसका कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। संविधान में इस आयोग का प्रावधान नहीं है। चलिए उसके बाद आगे आता है आपका वित्त आयोग। कौन सा आएगा दोस्तों? वित्त आयोग। ठीक है, तो जो वित्त आयोग है दोस्तों, ये इसका जो गठन है वो 22 नवंबर 1951 को हुआ था। वित्त आयोग का गठन दोस्तों ये कब हुआ? 22 नवंबर 1951 को। और किसके द्वारा होता है ये संचालन? इसका राष्ट्रपति के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? इसका 280। अनुच्छेद कौन सा है? 280 अनुच्छेद। देखिए दोस्तों यहां पर जो इसका भाग लिखा गया है ये थोड़ा गलत हुआ है। ठीक है, यहां पर कितना आएगा आपका? 21 की जगह पर 12 आएगा। ठीक है, तो वित्त आयोग का जो भाग होगा दोस्तों ये 12 होगा। अनुच्छेद इसका कितना रहेगा? 280 रहेगा। ठीक है, सदस्य कितने हैं दोस्तों इसमें? वित्त आयोग में 5 सदस्य हैं। पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो एन के सिंह है। एन के सिंह वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। और कौन से नंबर के हैं दोस्तों? ये 15वें नंबर के। ठीक है, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 243 में। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर है। उसके बाद निर्वाचन आयोग। कौन सा आएगा दोस्तों? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग भाग नंबर 15 में है। किसमें दोस्तों? ये भाग नंबर 15। मैंने पहले बताया था कि महत्वपूर्ण है ये काफी। ठीक है, और ये जो इसके अनुच्छेद है वो 324 से लेकर 329 तक है। कहां से कहां तक है दोस्तों? ये 324 से लेकर 329 तक है। और ये संविधान निकाय यानी कि संविधान के अंदर इसका उल्लेख दिया गया। ठीक है, तो जो इसकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और निर्वाचन आयोग बनाया कब गया था? 25 जनवरी 1950 को। कब बनाया गया था दोस्तों? ये 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, सदस्य कितने हैं इसमें दोस्तों? 3 सदस्य। कितने होंगे? 3। पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं यहां से। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन से थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए हमारे वर्तमान में नेशनल पार्टीज कितनी है? तो ये कितनी है? 8। और जो नई पार्टी बनी है दोस्तों वो कौन सी है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी बनी है दोस्तों? आम आदमी पार्टी बनी है। ठीक है, काम क्या होते हैं इनके? मतदाता की लिस्ट तैयार करना, चुनाव करवाना। ठीक है, और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, आचार संहिता लगाना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, उसके आगे चलिए। अब आती है आपकी राजभाषा। क्या आएगी दोस्तों? राजभाषा। ठीक है, तो ये आती है भाग नंबर 17 में, अनुच्छेद नंबर 343। तो हमारी जो राजभाषा है दोस्तों वो कौन सी है? हिंदी। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। कौन सी रहेगी? देवनागरी। ठीक है, तो राजभाषा आयोग 1955 में बना था। कब बना था? 1955 में बना। और बीजी खरे की अध्यक्षता में बना था। किसकी अध्यक्षता में बना दोस्तों? ये बीजी खरे की अध्यक्षता में बना था।
उसके बाद पहले भाषाएं कितनी दोस्तों हमारी 14 भाषाएं थी। ये लास्ट में भी कराया था हमने लास्ट पार्ट में, ठीक है। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषा 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख दिया गया, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं इनको, चलिए। तो 14 भाषाओं के बाद 15वीं जो भाषा थी वो सिंधी थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तब जोड़ी गई थी एक भाषा 15वीं सिंधी। उसके बाद ट्रिक थी हमारी नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं आपकी 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? 71वें संशोधन के द्वारा। ये हुआ था 1992। क्या बताया था मैंने लास्ट में कि यहां पर 21वां संशोधन है और यहां पर 71वां, दोनों को जोड़ोगे तो 1992 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1992 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों इकट्ठे। वो कौन कौन सी थी? तो इनकी ट्रिक है बोर्ड मास, यानी कि पहले 2 अल्फाबेट है बीओ, फिर डी अकेले, फिर एम ए और फिर एस अकेले, ठीक है। बीओ से बोडो, डी से डोंगरी, एम ए यानी कि मैथिली और एस से संथाली, ठीक है। तो ये बोर्ड मास से याद रखनी है कि आपकी लास्ट की 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और ये 92वां संशोधन हुआ 2003 में। याद रखनी है संशोधन, ये तारीख बहुत जरूरी है, पेपर में पूछ ली जाती है, 2003 में। अच्छा, अगर आपको पूछे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि इनकी भाषा क्या है, तो वो इंग्लिश होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन सी है दोस्तों? इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे आते हैं आपके आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी, ठीक है। तो ये कितने आपके आपातकालीन शक्तियां? 3 है। और ये शक्तियां कहां से ली गई हैं दोस्तों? जर्मनी से। कहां से ली गई है? जर्मनी से। तो सबसे पहले आते हैं आपका राष्ट्रीय आपात। क्या आता है? राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में। किसमें रहेगा दोस्तों? ये 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कारण क्या होता है? राष्ट्रीय आपात क्यों लगता है? पूरे देश में लगता है ये। कारण क्या है? जैसे कि युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण यानी कोई देश आक्रमण कर दे, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है। ये कारण होंगे आपके राष्ट्रीय आपात के। तो जब राष्ट्रीय आपात हो जाता है उस स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है किस कंडीशन में, तो आप कहोगे राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, ठीक है। और ऐसा हुआ भी है। 5वीं लोकसभा थी, ठीक है। 5वीं लोकसभा में कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया, यानी 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन 356 में। राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य के अंदर, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरियाणा में कितनी बार लगा दोस्तों? ये 3 बार, ठीक है। तो इसकी कम से कम अवधि जो होती है वो 2 महीने की होती है। अगर एक बार लग जाए तो 2 महीने कम से कम रहेगा, ठीक है। और अधिकतम कितना रह सकता है? ये 3 वर्ष तक, ठीक है। कितने वर्ष तक रहेगा? 3 वर्ष तक। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा? तो ये लगा पंजाब में। किस में लगा दोस्तों? ये पंजाब में, ठीक है। उसके बाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार लगा 10 बार। कितनी बार लगा दोस्तों? ये 10 बार उत्तर प्रदेश में लगा, ठीक है। उसके बाद आता है वित्तीय आपात। क्या है दोस्तों? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आपका अनुच्छेद नंबर 360 में, एक तो 352 है, 356 और 360, 4 के अंतराल पे आइए। तो 360 में क्या आपका वित्तीय आपात? सरकारी अधिकारियों के वेतन में कमी कर ली जाती है, कटौती हो जाती है, ठीक है। अभी तक ये नहीं लगा, ठीक है। अभी तक भी वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका पंचायती राज। यहां से क्वेश्चन क्या उठता है? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण बना आपका। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पंचायती राज के लिए समिति कौन सी थी? सिफारिश की थी या जो भी था, ठीक है। तो पंचायती राज के लिए कौन सी है समिति दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति आएगी? बलवंत राय मेहता समिति आ जाएगी, ठीक है। तो जो पंचायती राज है इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। तो सबसे पहले कहां पर हुआ था दोस्तों? ये राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। किसके द्वारा हुआ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आपने अनुसूचियां देखी, उसमें 73वीं और
ये 11वीं और 12वीं अनुसूची थी, संशोधन थे 2, 73 और 74। ठीक है, तो वो देखिए 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची में। इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होंगे दोस्तों? इसके 3 स्तर होते हैं, यानी कि 3 स्तरीय है पंचायती राज आपका। सबसे पहले ग्राम पंचायत जो एक गांव में होती है, फिर पंचायत समिति जिसको आप ब्लॉक समिति भी बोलते हो, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे होती है, और तीसरी आती है सबसे बड़ी जिला परिषद। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है आपकी। तो ये 3 स्तर होते हैं आपकी पंचायती राज के। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों इसका? 5 वर्ष का। कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का। और न्यूनतम आयु जो होती है वो होगी आपकी 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों इसकी? 21 वर्ष होती है। उसके बाद जो 74वां संशोधन था हमारा, कौन सा दोस्तों? 74वां संशोधन था जो हमारा, उसमें क्या थे? नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। ठीक है, इसका कार्यकाल भी कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। कितना होगा? 5 वर्ष का होता है। नगर निगम आपका जो बना सबसे पहले, ठीक है, वो मद्रास में बना था। सबसे पहले जो नगर निगम बना था दोस्तों वो मद्रास में बना था। ठीक है, और ये आपका कब बना था? 1987 में। कब बना दोस्तों? ये 1987 में आपका ये पहला नगर निगम बना था। ठीक है, ये थोड़ा देखिए दोस्तों इसको, ये यहां पर 1687 या फिर 88 आता है। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? ये 1900 ना होकर कितना आएगा? 1687 में बनेगा मद्रास में सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास निधि है, जैसे कि एक तो संचित निधि और आकस्मिक निधि। कौन कौन सी है? संचित निधि और आकस्मिक निधि। ठीक है, तो संचित निधि आपकी आती है 266 में। किसमें आएगी? 266 में। आकस्मिक निधि आएगी 267 में। ठीक है जी, जो आकस्मिक निधि है इसका गठन हुआ था 1950 में। इसमें आया था दोस्तों 1950 में, इमरजेंसी होती है ये। ठीक है, जो संचित निधि है इसमें क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने प्रकार का राजस्व यानी कि टैक्स इकट्ठा होता है वो कहां पर होता है? संचित निधि के अंदर जाता है। फिर आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो कहां से मिलती है? संचित निधि से। सभी वेतन यहीं से दिए जाते हैं। ठीक है, टैक्स भी इकट्ठा इसमें होता है, वेतन भी। ये इमरजेंसी के लिए रखी जाती है आपकी। ठीक है, ये किसके लिए रखी जाती है? आपकी इमरजेंसी के लिए रखी जाती है। आकस्मिक निधि, इसमें कुछ पैसे बैलेंस रखते हैं। ठीक है, जिसका संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद संविधान संशोधन, ये आपने पढ़ ही लिया आगे। अनुच्छेद नंबर 368 में भाग नंबर 20 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, उसके बाद 2 समिति आती है दोस्तों, देखिए ये आपकी लास्ट है। एक आती है प्राक्कलन समिति और दूसरी आती है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य है। ठीक है, तो ये जो 30 सदस्य हैं दोस्तों प्राक्कलन में, ये लोकसभा के ही होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा से डायरेक्ट होते हैं 30 सदस्य प्राक्कलन में। परंतु जो लोक लेखा है इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य जो होंगे दोस्तों वो राज्यसभा से होते हैं। क्लियर? अब दोनों का कार्यकाल सेम होता है, 1-1 वर्ष का होता है। यहां पर खर्च में कमी कैसे लेके आए वो किसका काम होता है? प्राक्कलन समिति का। खर्च में कमी कैसे लेके आए वो काम किसका दोस्तों? प्राक्कलन समिति का। अच्छा, फिर लोक लेखा समिति का क्या काम होगा? इसका अन्य नाम है लघु लोकसभा। क्या नाम है दोस्तों इसका? लघु लोकसभा इसका नाम है। ठीक है, और इसके जो प्रथम नेता थे लोक लेखा के वो ये मीनू मसानी थे 1967 में। कब की बात है? 1967 में मीनू मसानी। ठीक है, अच्छा चक्कर क्या है कि जो हमारे पास कैग है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? हमारा जो कैग होता है उसके द्वारा दिए गए लेखा जोखा जो भी होता है बनाता है वो लिस्ट, यहां पर इतना खर्च हुआ, यहां पर इतना। ठीक है, तो उसकी जांच करना किसका काम होता है? लोक लेखा समिति का काम होता है। ठीक है, तो आपके जो सदस्य होते हैं दोस्तों ये आपको जरूरी याद रखने हैं। 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। कितने होंगे? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। और प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य। ठीक है, तो यहां तक आपको पूछ लिया जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो पॉलिटी है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।